कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 10 से सब कुछ जुड़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 10 ने एक लाइन बोली, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे if they are entered into by free consent of parties who are competent to contract for legal objective, legal consideration, not declared void by law। जब हमने पहली बार ये लाइन सुनी थी तो ऐसे लगा था कि कैसे याद कैसे होगी, अब बहुत इजी लगती है सबको। तो यहाँ पे पहला वर्ड आया था अग्रीमेंट, फिर हम अग्रीमेंट वर्ड के पीछे पड़ गए कि अग्रीमेंट कैसे बनता कैसे है। तो हमने समझा कि जब ऑफर, प्रॉमिस, इनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लस कंसिडरेशन ये जुड़ जाएगी तो सब कुछ होने के बाद हमारे पास एक अग्रीमेंट बन गया। अब थर्ड चैप्टर से हम सीख रहे हैं कि अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से रूल पूरे करने पड़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने टॉपिक पकड़ा कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी पार्टीज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है। तो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 11 और 12 में हमें 3 चीजें बताई, पूरी लाइन बोलेंगे। मेजर इन एज अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट, sound mind at the moment of entering into contract and not disqualified by law। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 13 में कंसेंट क्या होता है, सेक्शन नंबर 14 में प्री कंसेंट क्या होता है, सेक्शन 15 टू 18 में 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए जो कि विशिएट करते हैं हमें प्री कंसेंट से, कोerशन, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ज्यादातर बच्चे मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफिकल्ट लगता है उन्हें, तो सबसे पहले यही रिवाइज करते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने 3 लाइंस लिखनी है। हम बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है जब कोई पर्सन किसी को पॉजिटिव असर्शन दे which is false but he believes it to be true and the person is in a position that he is expected to know the truth। पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है उसे सच पता हो। सेकंड पॉइंट, इफ एनी पर्सन डज एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बट ऑब्टेन्स एन अनफेयर एडवांटेज, कोई पर्सन ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की बट उसे अनफेयर एडवांटेज मिला। थर्ड लाइन हम लोग लिखेंगे, इफ अ पर्सन कॉजेस मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर पार्टी, अगर मैं जानबूझ के दूसरे पर्सन को सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की गलती लग, चाहे तो सब में एक मेन कीवर्ड याद करके रखो। एक में हमारा वर्ड था पॉजिटिव असर्शन, एक में है ब्रीच ऑफ ड्यूटी और थर्ड में है मिस्टेक। तो तीनों वर्ड्स को अपने नोट्स में हाईलाइट करो, पॉजिटिव असर्शन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड मिस्टेक। फिर सेक्शन नंबर 19 ने मुझे सेक्शन 15 टू 18 का इफेक्ट बताया। सेक्शन 19 ने मुझे बताया कि इन रीजंस की वजह से अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो कॉल्ड। सब में एक स्पेशल बात की, सेक्शन 15 में स्पेशल बात थी कि रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा, सेक्शन 16 में स्पेशल बात थी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इट इज ऑन डोमिनेटिंग पार्टी, सेक्शन 17 में स्पेशल बात थी कि आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, 18 में कोई स्पेशल चीज नहीं। देन सेक्शन नंबर 20 से 22 में हमने डिस्कस किया मिस्टेक टॉपिक को। मिस्टेक 2 तरह की होगी, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ फर्दर 2 तरह की हो सकती है, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ की मिस्टेक इज नॉट एन एक्सक्यूज, फिर भी पार्टीज की ड्यूटीज क्रिएट हो जाएंगी। फॉरेन लॉ की मिस्टेक इज ट्रीटेड जस्ट लाइक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो 2 तरह की हो सकती है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल। बाइलेटरल दोनों पार्टीज को गलती लग रही है, यूनिलेटरल किसी एक पार्टी को, किसी एक पार्टी को किस चीज की गलती लग सकती है, पर्सन की आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट के नेचर की, एंड दोनों पार्टीज को क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, लीगल पॉसिबिलिटी, फिजिकल पॉसिबिलिटी, ऐसी किसी भी चीज। बाइलेटरल मिस्टेक के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। नेक्स्ट टॉपिक आया सेक्शन नंबर 23। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि लीगल ऑब्जेक्टिव अलग चीज है, लीगल कंसिडरेशन अलग चीज है। पर सेक्शन 23 से समझ आया ये अलग अलग टॉपिक्स ही नहीं है, ये तो एक ही टॉपिक है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वही दूसरी पार्टी की कंसिडरेशन होगा और जो दूसरे का ऑब्जेक्टिव है वही मेरी कंसिडरेशन होगी। तो हमने सेक्शन 23 में दोनों पॉइंट्स इकट्ठे ही पढ़े कि लीगल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन क्या होता है। उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने उसमें लिंक किया था एक वर्ड FIP। पहले F वर्ड से क्या कुछ था, अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया विच इज फॉरबिडन बाय लॉ या इनडायरेक्टली डिफीट इंटेंशन ऑफ लॉ, या तो लॉ ने डायरेक्टली मना कर रखा हो या इनडायरेक्टली लॉ मेकर की इंटेंशन डिफीट हो रही,
आई का एफ का एक और वर्ड था, अगर कोई भी काम फ्रॉडुलेंट है, जब प्लान बन रहा है किसी और के साथ फ्रॉड करने का। नेक्स्ट था आई। आई का मतलब था इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अदर, किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान करना, या फिर कोई भी काम जो कि नेचर में इमोरल हो, जो कि सोसाइटी की वैल्यूज के अगेंस्ट हो। लास्ट वर्ड हमने कंप्लीट किया था विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब आज हमें डिटेल में इसे डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 एलिमेंट्स ऑफ फ्री कंसेंट में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जो आज हम पब्लिक पॉलिसी का चार्ट बनाएंगे, इसमें से एक केस स्टडी पक्का आएगी, ज्यादा चांसेस है कंपल्सरी केस स्टडी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। तो आप लोगों को जब केस स्टडी आएगी ना, अलग अलग चीजें गिवन होंगी। आप लोगों ने पूरी केस स्टडी को पढ़ के ढूंढना होगा कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सा टाइटल बनाना है। हम बोलेंगे कि ये वाले रीजन की वजह से ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो गया तो सेक्शन 23 में अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड भी नहीं हम लिखेंगे, वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि अग्रीमेंट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे पहुंचेगा ही नहीं। अब पहले तो पब्लिक पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है रूल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं कि सोसाइटी प्रॉपर डेकोरम के साथ चले। जैसे कि मान लो हम लोग क्लास में बैठे हैं, मैंने बोला कि सिर्फ मैं बोलूंगी आप लोग सुनोगे, अगर सब लोग ही बोल रहे हैं किसी को समझ ही नहीं आएगा, कितनी अनसिविलाइज्ड सोसाइटी हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ना एक रील देखी, कनाडा की पार्लियामेंट की डिस्कशन चल रही है, किसी मिनिस्टर ने कुछ गलत बोल दिया तो चेयरमैन ने उसे डांटा। चेयरमैन ने बोला कि तू पहले सॉरी बोल। उसने फिर घुमा घुमा फिराने लग गया अपनी बात। चेयरमैन ने फिर से बोला स्पीकर ने कि तुम सॉरी बोल लो। वो फिर से अपनी बात घुमाने लग गया। चेयरमैन ने बोला कि मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप अपने वर्ड्स को विड्रॉ करो और सॉरी बोलो। उसने हार के सॉरी मांग ली, और फिर स्पीकर ने कहा कि आपको 3 महीने तक के लिए बोलने के लिए ही बैन कर दिया गया, कि आप पार्लियामेंट में बोल ही नहीं सकते। और यही अगर आप लोकसभा की कोई मीटिंग देख लो, कभी देखिए आप लोगों ने, कुर्सियां उठा के मार रहे हैं हमारे MP। तो जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह काम हो, समझदार लोगों की तरह काम करो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक, कोई भी पर्सन अगर कोई भी काम करेगा जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अगर कोई ऐसा काम करे कि उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, सोसाइटी अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, तो ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एब। सो अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर वॉइड एब इनिशियो। अगर आप कोई भी ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, उससे तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन ही नहीं होगा, तो वो सारी चीजें वॉइड एब इनिशियो होंगी। हम यहाँ पे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करने लगे हैं। इसकी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है कि क्या चीज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, बहुत सारी चीजें हो सकती है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। हम सिर्फ उसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे करने लगे हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी पहली एग्जाम्पल, मैरिज ब्रोकरेज। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। अगर ब्रोकरेज वर्ड का मतलब क्या होता है, कमीशन, है ना। ब्रोकरेज कमीशन को ही बोलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के केस में 1% कमीशन देते हैं, कोई भी पर्सन किसी को उसकी पसंद का घर दे रहा है तो वो डीलर को 1% हम कमीशन देते हैं, ब्रोकर बोलते हैं डीलर। तो जो डीलर को रेम्यूनरेशन देते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्रोकरेज। तो अगर एक्स वाई को बोले कि अगर तुम मुझे iPhone 16 दिलाओगे मैं तुमसे शादी कर दूंगा, ए बी को बोले कि तुम इसे कन्विंस कर लो मेरे साथ शादी करने के लिए, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैरिज तो ड्यू टू लव एंड अफेक्शन होनी चाहिए, मैरिज ऐसे रीजंस की वजह से तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट हो रहा है इट वुड बी वॉइड एब इनिशियो। मैरिज पर कितनी जगह पढ़ ली हमने, कहाँ कहाँ पे पढ़ा है,
वेरी गुड। एक तो हमने पढ़ा था पालकर वर्सेस पालकर पे, वहां पे हमें पता चला था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होनी जरूरी। अदरवाइज मैरिज एग्जैक्टली हमें कहाँ कहाँ पे आया, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक सेक्शन है। वैसे तो कोई भी पर्सन तभी स्यू कर सकता है अगर वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, पर मैरिज के केस में हमने कहा था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। अगर कोई भी पर्सन मैरिज ब्रोकरेज का अग्रीमेंट कर रहा है दैट वुड बी वॉइड एब इनिशियो। तो मतलब एक्स ने कन्विंस करके वाई से उसकी शादी करवा भी दी, फिर भी सामने वाला पर्सन अपनी कमीशन नहीं ले पाएगा लीगली, राइट। तो क्या शादी.com, जीवनसाथी.com ये सारे अग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो? क्यों? वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो ये बताते हैं कि ये लड़का लड़की ढूंढ रहा है, ये लड़की लड़का ढूंढ रही है। वो ये नहीं बताते कि हम तुम्हें कन्विंस करके दे देंगे कि इससे शादी करो, हम मना देंगे तुम्हारे बिहाफ पे। वो सिर्फ कहते हैं कि हम आपको ये ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये लोग इंटरेस्टेड हैं, दे आर लुकिंग फॉर ब्राइड और ग्रूम। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि तुम ब्रोकर करवा रहे हो, तुम पार्टीज को कन्विंस कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे जब प्रॉपर्टी की डील होती है उसमें डीलर कन्विंस करता है कि तुम इसका घर से सेल करो, तुम अपना घर से सेल करो, उसे कन्विंस करते हैं कि ये घर अच्छा है तुम्हें ये खरीदो। पर जो शादी.com है वो सिर्फ तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तुमने अपनी वहां पे प्रोफाइल बनानी है और लोगों को फ्री इंडिपेंडेंट विल दे रहा है कि तुम इन्हें एनालाइज करो और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे उससे शादी करो। तो स्पेशली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या शादी.com ये जो भी वेबसाइट्स हैं ये सारे वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट्स हैं, कि क्या ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं? हम बोलेंगे नहीं, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया सबको? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूटी, बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं मान लो कोई पर्सन अपना कोई इंटरेस्ट क्रिएट करे जो कि उसकी ड्यूटी के ही अगेंस्ट, ठीक है। लेट से मैं आईसीआई में ही जॉब करती हूँ, आईसीआई ने मेरी ड्यूटी लगाई कि यानी फाउंडेशन के क्वेश्चन पेपर तुम्हें बनाने हैं। तो मैं आईसीआई के लिए एक लॉयल सर्विस दे रही हूँ कि मैं एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी कि ये लेवल का क्वेश्चन पेपर जब बच्चे पास करें तो उनको जाके सीए की डिग्री मिले। ये मेरी ड्यूटी क्रिएट हो रखी है। मैंने साथ ही सीए की कोचिंग देनी भी शुरू कर दी क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत अच्छी फीस मिलती है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बोलती हूँ वो एग्जाम में आ जाता है। तो क्या ये जो मेरा स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड होगा? ये तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो गया ना। इससे दुनिया कैसे चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? कुछ बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैंने अपना इंटरेस्ट किस चीज के अगेंस्ट कर लिया? अपनी ही ड्यूटी के अगेंस्ट। मेरी ड्यूटी थी एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाना और मैंने अपना इंटरेस्ट उसके बिल्कुल अगेंस्ट क्रिएट कर लिया। समझ आया सबको? लिख लो चाहे कि फॉर एग्जाम्पल आईसीआई एग्जामिनर गिविंग ट्यूशंस। जैसे कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टीचर्स होते हैं, उनको ट्यूशन देना अलाउड नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं होती। कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस खोल लेंगे तो जो भी पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में उसे बोलेंगे मेरे घर आके दिखा लेना, वहां पे वो चेक ही नहीं करेंगे। उन्होंने अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, उन्होंने क्लिनिक खोल के, जब कोई पर्सन क्लिनिक खोलेगा वो चाहेगा मुझे प्रॉफिट हो। क्लिनिक खोल के उन्होंने अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी ड्यूटी थी कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है उसको बिल्कुल सही एडवाइस दें, बट उन्होंने अपना इंटरेस्ट बिल्कुल उसके अपोजिट क्रिएट कर दिया। ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं हो सकता, सोसाइटी चल ही नहीं सकती ऐसे तरीके से, राइट है ना। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। अगर ट्रैफिकिंग हो रही है पब्लिक ऑफिसेस की या टाइटल्स की, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है करप्शन। पब्लिक ऑफिसेस मतलब गवर्नमेंट जॉब्स। तो अगर ए बी को बोले कि तुम मुझे हाई कोर्ट में जज लगवा दो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, या सी मिस्टर एम को बोले कि मैं तुम्हें आईएएस के इंटरव्यू में तुम्हारे मार्क्स अच्छे दिलवा दूंगा तो मुझे 50 लाख रुपए दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। ये एक गवर्नमेंट पोजीशन है, आईएएस ऑफिसर जो बनेगा उसने उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि इंडिया ग्रो करेगा कि नहीं। अगर यहाँ पे लोग पैसों की वजह से पहुंच रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ऑब्वियसली कैसे चलेगा?
तो जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उसमें सिलेक्शन किसके बेसिस पे होनी चाहिए? मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए। जो बंदा डिजर्व करता है वही आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। अगर उसमें ट्रैफिकिंग हो रही है तो ऑब्वियसली लीगल सिस्टम अच्छे से चल ही नहीं सकता। तो कहते हैं ये अग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे? वॉइड एब इनिशियो। हर चीज लॉ में लिखी गई है, मुझे पता है आपको पहले से ही पता है कि करप्शन करना इलीगल है, पर कहाँ लिखा हुआ है ये? लॉ में तो हर चीज लिखी जाएगी ना। लॉ में लिखा गया सेक्शन 23 में कि जो चीजें अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है वो वॉइड है, और ये चीज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है अगर करप्शन हो रही है। सिमिलरली पब्लिक टाइटल्स, टाइटल्स का मतलब होता है अवार्ड। पब्लिक, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे अवार्ड्स देती है, जैसे गवर्नमेंट अवार्ड देती है पद्म भूषण, परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र किसके बेसिस पे मिलना चाहिए? जो पर्सन ने इंडिया को अच्छी सर्विस दी। पद्म भूषण किसके बेसिस पे मिलना चाहिए? जिस पर्सन की वजह से इंडिया को प्राउड फील हुआ। अगर इसमें भी करप्शन होने लग जाए, रणबीर कपूर बोले कि मुझे दे दो अवार्ड मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मुझे मुझे अवार्ड दे दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट वुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जो बाकी के सेलिब्रिटीज हैं वो मोटिवेट ही नहीं होंगे हार्ड वर्क करने के लिए, सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी? तो ये अग्रीमेंट भी क्या हो गए? वॉइड है इनिशियल। हमें अल्टीमेटली एक क्वेश्चन आना है, कहानी छुपी होगी, हमने ढूंढना होगा कि इनमें से कौन सा वर्ड है। हमने लिखना है कि इस रीजन की वजह से ये जो अग्रीमेंट है ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। एंड जो चीजें अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होती हैं, दे हैव अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 23, हेंस दे आर वॉइड एब इनिशियल। ये पूरा ऐसे स्टोरी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टू क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सोसाइटी के लिए, बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी के लिए मोनोपोली अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ना। गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, शायद आर्टिफिशियल सप्लाई कम कर दी जाए। वो कुछ भी कर सकता है जब एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है, मोनोपोली कर रहा है। तो कहते हैं अगर कोई पर्सन, इंडिया में एक एक्ट भी बना हुआ जो कि मोनोपोलीज को रोकता है, तो अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 32 के सारे टीचर्स को इन्वाइट करूं, मैं बोलूं कि हमने इतने छोटे छोटे अलग अलग इंस्टीट्यूट ओपन कर रखे हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है एंड हम सबको डिस्काउंट देना पड़ता है, ऐसे करते हैं हम सारे कंबाइन होकर एक ही इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं। फिर जो पैसे हम बच्चों को बोलेंगे बच्चों को वही देने पड़ेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही इंस्टीट्यूट है। तो मैंने ऐसे सबके साथ मिलकर अग्रीमेंट कर लिया। मुझे पता चला कि कुछ टीचर्स फिर भी आउटसाइड एडमिशन ले जा रहे हैं, वो अकेले पढ़ा रहे हैं बच्चों को बिना इंस्टीट्यूट के अलावा भी। तो क्या मैं उन लोगों को सीव कर सकती हूँ कि आपने अग्रीमेंट की ब्रीच की? क्योंकि ये जो अग्रीमेंट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 23 में हम लोगों ने पढ़ा कौन सी चीजें हैं जिसमें जो ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल, उसे एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म के साथ याद किया, FIP। एफ से हमने 3 वर्ड याद किए, कोई भी चीज जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, इनडायरेक्टली डिफीट द इंटेंशन ऑफ लॉ, या फिर फ्रॉडुलेंट। आई से हम लोगों ने किया इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या फिर इमोरल। पी से हमने किया पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब हम समझ रहे हैं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या कुछ है। तो हमने पढ़ा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट सबसे पहले तो एम वर्ड से जो चीजें आ गई, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट या फिर मोनोपोली क्रिएट करना। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, या फिर अगर आप कोई भी ट्रैफिकिंग कर रहे हो चाहे पब्लिक ऑफिसेज की चाहे पब्लिक टाइटल्स की। नेक्स्ट वर्ड है स्टाइलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टाइफल वर्ड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग। प्रोसिक्यूशन का मतलब है लीगल प्रोसीडिंग, स्टाइफल का मतलब है इंटरफेरेंस। तो कहते हैं जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ना वो फेयर तरीके से चलनी चाहिए, इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मान लो ए और बी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ए ने केस कर दिया कि ये तो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि ये केस कोर्ट में बिना किसी के इंटरफेरेंस के चले, कि कोर्ट सही डिसीजन ले सके कि क्या सच में वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। अगर वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था उसे पुनिश किया जाए, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा पर्सन ऐसी सड़क पे कार चलाता रहेगा शायद किसी की डेथ हो जाए। सलमान खान ने फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, 4 लोग मर गए, है ना, तो क्या पता ऐसे किसी की डेथ हो जाए। तो हमारे लिए जरूरी है, पब्लिक के लिए जरूरी है
कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो लीगल प्रोसीडिंग है, वो फेयर तरीके से चलती रहे, कोई भी उसमें इंटरफेयर ना करे। और आजाद कहता कि मुझे 50,000 रुपए दो, मैं कोर्ट में जाके ये विटनेस दूंगा कि नहीं इसने ड्रिंक की नहीं हुई थी, ये तो पूरी रात मेरे साथ था, हम दोनों इकट्ठे बैठे सीए की पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या अगर ये जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इसे 50,000 रुपए मिलेंगे, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? इट इज इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। तुम कोर्स ऑफ जस्टिस में लीगल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस कर रहे हो, उसे स्मूथ तरीके से नहीं चलने देते। अगर मैं लॉयर को जाके बोलूं, तो जब भी कोई कोर्ट में केस होता है ना, एक तो है दो पार्टीज के बीच में केस हो, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दी, ए और बी के बीच में केस हुआ। कई बार होता है कि जो आपका केस है गवर्नमेंट के साथ ही, मान लो कि कोई पर्सन सड़क पे किसी को मार के चला गया, किसी ने केस नहीं किया, पर एक पार्टी की डेथ हो गई, तो जो पुलिस वाले ढूंढेंगे किसकी वजह से डेथ हुई, पुलिस उसके ऊपर केस करेगी। समझे बात? लेट से ए और बी का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक तो ऑप्शन है ए बी को स्यू करे, पर मान लो एक ही डेथ ही हो गई, उसकी फैमिली में किसी को पता ही नहीं किसने एक्सीडेंट किया, तब भी पुलिस वाले तो ढूंढेंगे ना क्या रीजन क्या है डेथ का, तो पुलिस वाले केस करेंगे। अब इस केस में लॉयर कौन सा होगा? गवर्नमेंट का लॉयर होगा। तो एक सेकंड पार्टी का जो खुद को डिफेंड कर रहा है उसका लॉयर होगा, और एक ऐसे पब्लिक लॉयर होता है, वो गवर्नमेंट को की साइड को रिप्रेजेंट करे। अब मान लो मैं गवर्नमेंट लॉयर को जाके बोलूं यार मेरे अगेंस्ट गवर्नमेंट ने केस किया है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे मैं नहीं चाहती मुझे पनिशमेंट हो, तो मेरे से 50 लाख ले लियो, तू कोर्ट में कुछ मत बोल, तो बोलना हाँ जो दूसरा लॉयर है वो सब कुछ सही बोले। तो क्या ये अग्रीमेंट वॉइड होगा? वैलिड होगा? नहीं, ये वॉइड होगा, बिकॉज देयर इज स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। तुम लीगल प्रोसीडिंग को सही तरीके से चलने ही नहीं दे रहे। तो अगर फेक विटनेस आ रहा है, फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो इसके साथ आप ब्रैकेट में दो चीजें लिखोगे, फेक विटनेस या फेक एविडेंस। All these agreements are void ab initio because there is stifling in prosecution. ठीक है? इसी को एक और अलग लाइन में लिखा हुआ है, मैं ये सारे पॉइंट्स ना जानबूझ के एक कैटेगरी में लिखवा रही हूँ, इनका मतलब एक जैसा ही है, पर बुक में 3 हेडिंग्स बनी हुई। सेकेंड हेडिंग बनी हुई है इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि जस्टिस के रास्ते में कोई इंटरफेरेंस हो रही है, ए बी को बोले कि मुझे हाई कोर्ट का जज लगवा दो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, ठीक है? या फिर मान लो, अब कोर्ट में ना पता होता है कि कोई पर्सन जज तब बनेगा जब सीनियर जज की रिटायरमेंट होगी। ऐसे ही होगा ना गवर्नमेंट जॉब में, जब एक सीनियर पर्सन रिटायर होगा तो जूनियर की टर्न आएगी प्रमोशन की, जब तक सीनियर रिटायर नहीं होगा जूनियर की प्रमोशन होगी नहीं। तो कई बार लोगों की प्रमोशन कैंसिल ही हो जाती है, क्योंकि जब सीनियर की रिटायरमेंट होनी होती है उनकी रिटायरमेंट की भी टर्न आ जाती है। रिटायरमेंट तो 58 की एज में होनी है, तो हर कोई पर्सन थोड़ी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। बहुत सारे जूनियर सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनकी टर्न ही नहीं आई, उसके टाइम पे पोजीशन वेकेंट ही नहीं थी। जब उसका मौका आया, जब वो एलिजिबल हुआ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, बाकी पुराने जज ही बैठे हैं, तो एक पर्सन ने जाके जज को बोला कि तुम जल्दी रिटायरमेंट ले लो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूंगी, कि तुमने वैसे भी 2 साल बाद रिटायरमेंट तो लेनी है, पर तुम जल्दी रिटायरमेंट ले लो, मैं तुम्हें 20 लाख दे दूंगा। हम कहेंगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस। तो ये सारे अग्रीमेंट्स भी क्या होंगे? वॉइड एब इनिशियो। सेम चीज है, ट्रैफिकिंग और ये सेम सिमिलर है, काफी जगह कंफ्यूजन है। एक और है मेंटेनेंस एंड चेम्बरिंग। मेंटेनेंस का मतलब होता है to maintain a suit in which the other party has no interest. कोई ऐसा सूट मेंटेन करना, कोई केस करना, उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे मजे लेने के लिए। तो ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेट्स से ए की लड़ाई होगी सी के साथ, तो उसने अपने फ्रेंड को जाके बताया कि इस लड़की ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। कहता मैं ऐसे हरास करूंगा, मैं ऐसे तंग करूंगा, उसने ऐसे ही उसे तंग करने के लिए उसके ऊपर केस कर दिया। या फिर मान लो दो बिजनेसमैन है, किसी थर्ड पर्सन को तंग करने के लिए आउट ऑफ जेलेसी ऐसे ही उसके ऊपर केस कर दिया कि हमने उसे परेशान कर दिया।
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेंटेनेंस। ये भी क्या है, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऐसे लोग कैसे, सोसाइटी कैसे चलेगी अगर ऐसे कोई भी किसी पे केस कर रहा है बिना किसी रीजन। ठीक है, मेंटेनेंस। टेम्पर्टी का मतलब होता है टू असिस्ट समवन इन लिटिगेशन to assist someone in litigation in exchange of share in the proceeds। लिटिगेशन मतलब केस में किसी को असिस्ट करना, केस में किसी को हेल्प करना, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड है कि उसे उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसे प्रोसीड में कुछ शेयर मिल जाएगा। तो ऐसे ही मान लो ए और बी ने सोचा कि चलो दीपिका पादुकोण को तंग करते हैं, इसके अगेंस्ट हम ऐसे ही न्यूज डालते हैं, तो वो डेफिनेशन के लिए हमें बोलेगी कि मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, ये फालतू का मुझे परेशान मत करो। कोई भी पर्सन चाहेगा कि केस ना हो, केस तो पता नहीं कितनी देर चलता रहेगा इंडिया में, वो बोलेगा कि इस केस को खत्म करने के लिए इसे 5-10 लाख रुपए दो और इसे खत्म कराओ। कहता फिर जो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे हम दोनों 50-50 शेयर करते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, चैम्पर्टी। किसी को असिस्ट करना लिटिगेशन में, कोई रियल केस है ही नहीं, ऐसे ही तुमने कर दिया, किस लालच में, इन एक्सचेंज ऑफ शेयर इन द प्रोसीड्स। कोई कंफ्यूजन डाउट, एक बार सारे वर्ड पढ़ लो। तुम्हें केस स्टडी पढ़ के ये पहचानना है कि कौन सा पॉइंट अप्लाई हुआ। मैं चेक कर दूं एक बार हमारा कुछ मिस ना हुआ हो। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे अपडेट करेंगे, रीड ऑल द वर्ड्स, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक पॉइंट मिस हो गया, फर्स्ट कैटेगरी में और पॉइंट लिख लो, ट्रेडिंग विद एनिमी। एनिमी का मतलब जिस कंट्री के साथ आपकी वॉर चल रही है। तो मान लो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, तो इंडिया आपको पता है इंपोर्ट करता है शुगर पाकिस्तान से, ना, इंडिया इज एन इम्पोर्टर ऑफ शुगर फ्रॉम पाकिस्तान। तो कोई बिजनेसमैन सोचे कि अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो वहां से शुगर तो इजीली आ नहीं सकती, तो और इंडिया में शुगर तो एक नेसेसिटी है, उसके बिना तो लोगों का काम नहीं चलेगा। उसने बोला कि मैं इसके साथ किसी और कंट्री का सिटीजन बन के कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। उसने क्या किया, चाइना की किसी पर्सन को बोला कि तुम इससे गुड्स खरीदना और मुझे बेच देना, एंड मैं इंडिया में डबल रेट पे शुगर सेल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वॉर हो गई तो नॉर्मली तो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेडिंग बड़ी इजीली होती रहती है, बट ड्यूरिंग वॉर डिफिकल्ट होती, पर है शुगर एक नेसेसिटी। तो उसने चाइना के थ्रू उस पर्सन से गुड्स परचेज करके इंडिया में सेल की। हम कहेंगे ये जो अग्रीमेंट है इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एज अ इंडियन सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है कि जो पर्सन हमारा एनिमी है उसे हमारी वजह से प्रॉफिट ना हो। तो अगर आप ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हो, दैट अग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। समझ आया ना सबको? हाँ बोलो, कैश का डाउट है? लिटिगेशन मतलब केस जो चल रहा है, सीयूट, सीयूट को ही बोल सकते हो लिटिगेशन। मतलब इसका बेसिकली मतलब नहीं किसको केस में है, मतलब लिटिगेशन। हाँ यही मतलब है इसमें, बिल्कुल सही। इसे मैं और बेटर एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। मैं ना 5-6 क्वेश्चंस करवाती हूँ कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं। आई होप टू बी इन मोर क्लैरिटी। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 3 बार एग्जाम में आएगा। मुझे बताओ अगर आपको ये एग्जाम में आया आप मेन टाइटल क्या लिखोगे?
इट इज इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। एक्स एक बिजनेसमैन है, उसका काफी देर से वाई के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ केस चल रहा है। उसने अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सी की सर्विसेज ली, एक जुडिशियल ऑफिसर की सर्विसेज ली कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो मिस्टर वाई की हेल्प मत करना केस में। तो ये इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस हो रही है। बेसिकली तुम्हें केस स्टडी पढ़ के ना ये लाइन अप्लाई करने की क्या लाइन, कोई हमें ये लिस्ट याद नहीं करनी है, हमें इसमें से एक केस स्टडी आएगी और हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी लाइन अप्लाई होगी। कुछ और क्वेश्चंस दिखाते हैं। अच्छा, 9th क्वेश्चन। फॉरबिडन बाय लॉ भी है, इमोरल भी। तो हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि मल्टीपल पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि इस केस में शायद ट्रैफिकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर है, जिसका काम बनता था कि ड्यूटी बनती थी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करें, बट उसने ट्रैफिकिंग की, पैसे लेके बोला कि हाँ मैं भाई की हेल्प नहीं करूंगा। तो कई बार ऐसे पॉसिबल है कि मल्टीपल केसेस आए, आप दोनों ही लिख दो, क्योंकि फर्क ही क्या पड़ता है, अल्टीमेटली अग्रीमेंट का नेट रिजल्ट क्या है कि वो वॉइड एब इनिशियो हो, पर उसे एक्सप्लेन अच्छे से करो कि ये 2-3 पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं दिमाग में, जो 2 पॉइंट्स है दोनों का नाम लिखो कि ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये सेक्शन 23 में जो होते हैं ये वॉइड होते हैं, अनलॉफुल है, ऑब्जेक्टिव, एंड इसलिए ये क्या हो गया, वॉइड एब इनिशियो। मैं आपको आईसीआई का सजेस्टेड आंसर दिखाती हूँ। आईसीआई ने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, जहां पे मल्टीपल पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं उन्होंने दोनों ही लिख दिए और फिर लिखा कि ये दोनों फॉल करते हैं सेक्शन 23 में, अनलॉफुल अग्रीमेंट, हेंस एंड पे कंक्लूजन क्या हमारा कि ये क्या बन गया, वॉइड एब इनिशियो। राइट। एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसका मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर वैसे इमोरल होगा। एक सेकंड। जी 8th क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या आ रहा है, ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस हो रही है। नहीं, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस है, किसी और का नुकसान हो रहा हो। मान लो मेरे और लखविंदर में लड़ाई हो गई एंड वंशिका कोई चीज किसी, वंशिका को बेनिफिट हो रहा हो, दैट इज इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, दिस इज नॉट इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस। आंसर राइटिंग भी करेंगे अभी ना, पहले मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक में से इतने ही क्वेश्चन है, मैं कोई और ढूंढ के भेजूंगी बेटा आप लोग। अब अगला सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन नंबर 24, जो आप लोगों ने प्रिंट आउट लिए हुए हैं, जहां पे टॉपिक डिस्कस्ड है, बिल्कुल उसके पैरेलल आपने चार्ट्स बना लिए ताकि रिवीजन करते हो या बिल्कुल वैसे ही रिवाइज भी कर सको। ऐसे ही कर रहे हो ना सब लोग, तो नोट्स में नहीं लिख रहे क्यों?
मुझे एक डेट दोगे, इस डेट तक हम लोग अपने सारे समरी चार्ट रेडी करके रखेंगे। मैम जब मर्जी चेक कर लेना। कल तक फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक सारे कर लोगे? सेकंड की छुट्टी है, सेकंड कब है? थर्सडे तक कर लो। सेकंड की छुट्टी आ रही है, थर्सडे तक कर लो। बच्चे मुझे पता है नोटबुक में लिखे हुए हैं, पर वो बिखरा हुआ है ना सामान, एक ही जगह, पर उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी तो होंगी। अच्छा क्वेश्चंस लग गए, सिर्फ समरी चार्ट। ठीक है, मेरी एडवाइस ये है, मुझे लगता है ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा कि नोट्स के पैरेलली लिखो, एटलीस्ट थर्ड चैप्टर के तो जरूरी लिखो। कोशिश करो कि थर्सडे तक सारे चैप्टर्स करके रखो, बट एटलीस्ट थर्ड चैप्टर के जरूर हो। ठीक है, अब सेक्शन 24 के पैरेलल एक चार्ट बनाएंगे। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स, सेक्शन 20 अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के बिल्कुल एंड में आएगा। हेडिंग लिखी होगी कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स। यस सबको? अगर कंसिडरेशन पार्ट्स में अनलॉफुल है तो लाइन का मीनिंग सबको समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंसिडरेशन ऐसी है जो कि वैलिड है और कुछ कंसिडरेशन ऐसी है जो कि वॉइड है, कुछ वैलिड है और कुछ वॉइड। तो हम देखेंगे कि क्या कंसिडरेशन जो है वो नेचर में सेवरेबल है या नॉन सेवरेबल है। सेवरेबल का मतलब होता है सेपरेट। क्या वो कंसिडरेशन को दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है कि उसमें एक हिस्सा लीगल है और एक हिस्सा इलीगल है? क्या दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? अगर वो नेचर में सेवरेबल है तो जो लीगल पार्ट होगा वो बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जो अनलॉफुल पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। और अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, कंसिडरेशन को अलग अलग डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, तो पूरा अग्रीमेंट ही क्या बन जाएगा? वॉइड एब। जैसे कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मान लो किसी पर्सन ने अपना घर सेल किया, उसने बोला कि इसके बदले आप मुझे 50 लाख रुपए देना एंड 100 ग्राम कोकेन सप्लाई कर। तो अब कोकेन में डील करना वैलिड कंसिडरेशन है कि नहीं? रीजन क्या है? क्या रीजन? फॉरबिडन बाय लॉ। वेरी गुड। सेक्शन 23 का पहला पॉइंट ही क्या था? कोई भी ऐसा काम करना विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, सो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कोई पर्सन ऐसे कोकेन में इंडिया में डील नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल इन पार्ट्स है। 50 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, बट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या इन दोनों को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि घर का फर्स्ट फ्लोर के बदले में वो 100 ग्राम कोकेन ले रहा है और ग्राउंड फ्लोर के बदले में 50 लाख ले रहा है? क्या डिवाइड कर सकते हैं? तो पूरा अग्रीमेंट ही क्या हो गया? क्योंकि पता नहीं चल रहा ना किसके बदले में क्या चीज है, दोनों को दो अलग अलग टुकड़ों में बांटा ही नहीं जा सकता, तो पूरा अग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा जी? वॉइड हो जाएगा। मान लो एक पर्सन का फार्मा का बिजनेस है, वो मेडिसिन बनाता है, वो उससे जाके बोले कि मैं तुमसे 500 ग्राम कोकेन परचेज करूंगा, मैं तुम्हें 400 ग्राम्स का तो प्रॉपर बिल इशू करूंगा, मुझे मेडिसिन बनाने के लिए कोकेन चाहिए, कुछ मेडिसिन में भी यूज होती है, उसके पास लाइसेंस है इसे परचेज करने का, कहता है ये तो मैं अपनी फैक्ट्री में यूज करूंगा मेडिसिन बनाने के लिए, इसका प्रॉपर बिल दूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें दूंगा 40 लाख रुपए, बाकी 100 ग्राम्स का मैं तुम्हें कोई बिल नहीं दूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें कैश में पे करूंगा 10 लाख। अब इस केस में कंसिडरेशन कुछ लीगल है कुछ इलीगल है, एंड इसे सेपरेटली पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पता चलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है? वैलिड, और ये वाला अग्रीमेंट क्या है? तो ये सिंपल सी बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 24 में कि अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स हो तो जो सेवरेबल हिस्सा है जिसे सेपरेट किया जा सकता है, अगर सेपरेट कर सकते हैं तो लीगल हिस्सा ठीक है, इलीगल हिस्सा वॉइड। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो सारा अग्रीमेंट ही क्या हो गया? समझ आ गया भाई सबको? ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन 25 हम पहले ही कर चुके हैं। कहाँ पे? ये यस मैम भी बोला फिर। एक्सेप्शन है मैम। कौन से एक्सेप्शन?
कौन सी? वीडियो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसीडरेशन कैसे करते हैं? वेरी गुड, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। हमने एक चार्ट किया था, ऐसे कुछ अग्रीमेंट है जहां पे कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं। तो सेक्शन 23 to 25 कंसिडरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 23 कहता है लीगल कंसिडरेशन क्या है। सेक्शन 24 कहता है कंसिडरेशन अगर हाफ लीगल हाफ अनलॉफुल है। सेक्शन 25 कहता है कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं। क्या था उस चार्ट में, क्या तीन चीजें आती थी? गिफ्ट से रिलेटेड, Yes, ma'am. एबी से रिलेटेड, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। गिफ्ट वाले 3 पॉइंट्स क्या थे? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, चैरिटी, कंप्लीटेड गिफ्ट। एबीसी क्या था? एजेंसी एंड, और लास्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटोशियस सर्विसेज, अगर नॉन ग्रेटोशियस सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें। याद होना चाहिए कुछ फ्राइडे तक। छोटा सा टॉपिक, एक सेक्शन, 2 सेक्शन और कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का लास्ट, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो वॉइड अग्रीमेंट्स ना 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल और एक जो कि स्पेशली बताए गए सेक्शन नंबर 26 to 30 में। आप लोगों के स्कूल में असेंबली होती थी? ऐसे टर्न आती थी कि स्टेज पे खड़े होके जनरल पूछते हैं। कुछ लोगों को याद नहीं रहता था, वो बस लिपसिंग करते रहते थे ऐसे कुछ बच्चे। हमारी क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं पीछे ऐसे, उनको लो याद नहीं होता। एक का नाम है सजल, एक ग्रीन शर्ट वाला। इनको लॉ याद नहीं होता, भाई लिपसिंग ऐसे करते हैं जैसे सब इनको ही आते हैं। वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स कहते हैं, एक तो कुछ वॉइड अग्रीमेंट्स है जो कि सेक्शन नंबर 26 to 30 में हमें स्पेशली बताया गया कि ये वॉइड अग्रीमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी बड़ी तरह के वॉइड अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर माइनर के साथ अग्रीमेंट हो तो क्या होता है? अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ हो, अगर, और ऐसा कौन सा याद आ रहा है जहाँ पे अग्रीमेंट वॉइड होता हो? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और क्या इनोवेशन है? कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, अगला पॉइंट बता दिया। अगर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, उसमें भी वॉइड था ना। अगर सेक्शन 23 में अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव हो, मैं क्या समझाना क्या चाह रही हूँ इस चार्ट से? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था कि अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए, कुछ बातें तो सेक्शन नंबर 10 ने हमें बताई थी कि ये 5 चीजें चाहिए। कुछ हम लोगों ने अपने आप ही इन्फर कर ली थी कि मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए। वैसे ही कुछ तो हमें लिस्ट गिवन है कि ये अग्रीमेंट वॉइड होंगे, ये बन ही नहीं सकते वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं कि रूल पूरे नहीं हुए इसलिए अग्रीमेंट क्या बन गया? वॉइड। जैसे कि अगर माइनर के साथ अग्रीमेंट करो, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, इन सारे केसेस में अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। अब सेक्शन 26 to 30 ने स्पेशल बातें क्या बोली? इन केस में हमेशा ही वॉइड अग्रीमेंट बनेगा, कभी वैलिड बन ही नहीं सकता। सेक्शन नंबर 26 ने बोला, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज। सेक्शन नंबर 27 ने बोला, रेस्ट्रेंट ऑन ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। और प्रोफेशन। सेक्शन 28 ने बोला, रेस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स। सेक्शन नंबर 29 ने बोला, अनसर्टेन अग्रीमेंट। एंड सेक्शन नंबर 30 ने बोला, वेजरिंग अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट स्पेशली लॉ ने बोला कि ये हमेशा वॉइड ही रहेंगे, ये तो कभी वैलिड बन ही नहीं सकते। मतलब इन अग्रीमेंट्स में चाहे ऑब्जेक्टिव आपको लीगल लगे,
चाहे पार्टीज मेजर हैं, साउंड माइंड की हैं, चाहे फ्री कंसेंट है, वैलिड ऑफर है, वैलिड एक्सेप्ट है, सब कुछ हो जाए, फिर भी ये वाले सारे एग्रीमेंट हमेशा क्या रहेंगे, वॉइड रहेंगे। इसमें एक और है जो कि फर्स्ट कैटेगरी में भी लिख सकते हो, सेकंड में भी, दोनों में से कहीं भी लिख लो। सेक्शन नंबर 56 में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस किस किस टाइप की होती है, किस किस टाइप की होती है, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में अग्रीमेंट किस टाइप का होता है, और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होगी तब भी अग्रीमेंट क्या बन गया, वॉइड अग्रीमेंट बन गया। स्पेशली मेंशन करेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब बस छोटा सा काम बचा है इन सेक्शंस को डिस्कस करना। क्या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी लिख दिया, सॉरी, मेरा भी घर जाने का मन कर रहा है आप लोगों की तरह। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब दो सेक्शन डिस्कस करेंगे आज। एक है सेक्शन नंबर 26, रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज। कहते हैं मैरिज ना आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन किसी के भी मैरिज करने के राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो अग्रीमेंट वॉइड। अगर एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है, मेरी इशू है, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। ठीक है, कोई किसी के मैरिज करने के राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। सिमिलरली सेक्शन नंबर 27, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। कोई किसी के बिजनेस करने के राइट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। इंडिया में हर पर्सन के पास ये राइट है, कोई भी पर्सन किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता। आप लोग क्या इलीगल नहीं, लीगल बिजनेस, वो तो सेक्शन 23 में वॉइड हो जाएगा फिर। ठीक है, इंडिया में कोई भी पर्सन किसी भी टाइप का लीगल बिजनेस कर सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये रूल बनाने का पर्पज ही क्या है, तो ये बच्चे कॉन्ट्रैक्टेड कब बना था, 1872। इंडिया को अलग अलग, इंडिया हिंदू रिलीजन ना लोगों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ शूद्र लोग हैं। तो शूद्र लोगों के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। उनके ऊपर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस भी थी, कुछ ऐसे होटल्स थे कि तुम इस होटल्स में नहीं जा सकते। इनफैक्ट राजाओं के टाइम पे वो ये भी बोलते थे कि कुछ वेल्स हैं, ये वेल शूद्र लोग यूज नहीं कर सकते, ये वेल बाकी ये वेल सिर्फ राजा का है, ये वेल सिर्फ जनता का है। अभी भी साउथ इंडिया में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसमें वुमेन को जाना भी अलाउड नहीं है, जहाँ पे शूद्र लोगों को जाना अलाउड नहीं है। तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने ये बोली थी चीज कि कोई भी पर्सन कोई भी लीगल बिजनेस कर सकता है, तुम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो मैं पूरे इंडिया में, मतलब अगर मान लो मैं असम जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। मान लो मैं बंगाल जाके कपड़ों का काम करना चाहूँ, मान लो मैं कश्मीर जाके क्लोथ्स का काम करना चाहूँ, मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। कहते कोई भी पर्सन किसी के ऊपर अगर किसी भी तरह के बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करने के राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड ऑफ एनी इशू। इसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। समझ आया सबको, पक्का क्लियर है? पर इसकी कुछ एक्सेप्शन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको लगेगा ना लॉ तो इजी है, फिर एक्सेप्शन आ जाती हैं। एक्सेप्शन में भी फिर स्पेशल पॉइंट्स आ जाते हैं, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन आ जाते हैं। इसकी पहली एक्सेप्शन है, हाँ जी, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। और सब कुछ एनी मैम ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ही समझाना है पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही समझ आता है। इसकी पहली एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। मान लो मेरा मन किया कि मैंने बर्गर का बिजनेस शुरू करना है, मैं मैकडोनल्ड्स के पास गई और मैंने बोला कि मैंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी। कहते 5 करोड़ रुपए लगे, मैंने उनको 5 करोड़ रुपए दिए और उनसे फ्रेंचाइजी ले ली कि सेक्टर 32 में मैं बर्गर्स का बिजनेस शुरू करूंगी। या फिर लेट्स से मैंने पंजाब के किसी गांव में जहाँ पे अभी तक मैकडोनल्ड्स नहीं है, या किसी स्मॉल सिटी में जाके मैकडोनल्ड्स ओपन कर लिया, लेट्स से बरनाला जाके मैंने मैकडोनल्ड्स ओपन कर लिया कि यहाँ पे अभी तक मैकडोनल्ड्स नहीं है और यहाँ पे मुझे लगता है बड़ा चलेगा। तो मैंने बहुत मार्केटिंग की, बहुत मेहनत की और धीरे धीरे वहां पे लोगों को बर्गर्स पसंद आने लग गए, मेरी सेल बढ़ने लग गई। स्टार्टिंग में मुझे कुछ लॉस हुआ और बाद में प्रॉफिट होने लग गया।
उसके बाद करण भी बनाला रहती है। जब करण ने देखा कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, करण भी चली गई मैकडोनल्ड्स के पास कि मुझे भी एजेंसी दे दो। इसने भी एजेंसी दे दी और मेरे साथ ही शॉप खोल दी, तो मेरा तो बहुत नुकसान होगा। जो लॉस का टाइम था, मार्केट बिल्ड करने का टाइम था, वो सारी मेहनत मैंने की। जब प्रॉफिट मिलने का टाइम आया तो फायदा किसी और ने ले लिया, क्योंकि सेल मेरी हाफ हो जाएगी अगर मेरे साथ ही कंपेटिटर आ गया, बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है वो। तो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी को अपनी गुडविल सेल कर रहा है, वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मैंने मैकडोनल्ड्स को बोला कि आप मुझे फ्रेंचाइजी खोलने का लाइसेंस दे रहे हो, मैं आपके ऊपर एक कंडीशन लगाती हूँ कि जहां पे मैं अपना ऑफिस खोलूंगी उसके 10 किलोमीटर तक कोई और मैकडोनल्ड्स नहीं ओपन कर सकता, ताकि मेरा बिजनेस चले। ऐसा ना हो कि आप मेरा ही कंपेटिटर मेरे साथ बिठा दो। सिमिलरली आप देखोगे कि सबवे इंडिया में कितनी जल्दी ग्रो किया है। सबवे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी नेटवर्क है। तो सबवे इतना ग्रो कर गया, इमेजिन अगर एक सेक्टर में दो दो सबवे होते हैं, ना कंपनी सक्सेसफुल होती, ना फ्रेंचाइजी जिसने खरीदी 20-30 लाख रुपए देके वो सक्सेसफुल होता। तो जब कोई पर्सन डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले रहा है, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले रहा है, वो ओनर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी गुडविल खरीदी है, तुम 10 किलोमीटर के अंदर या इस शहर के अंदर कोई भी कंडीशन लगाई जा सकती है, तुम ये राइट किसी और को नहीं दो। वैसे हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 27 में कि किसी के बिजनेस करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, पर इस केस में रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी? वैलिड एक्सेप्शन। समझ आ गया सबको? इन केस ऑफ पार्टनरशिप, मैं रश्मि मैम को बोलूं कि आप अपने घर पे बच्चों को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते, तो क्या ये वैलिड रेस्ट्रिक्शन होगी? नहीं तो वो सबको बोलेंगे मेरे पास घर पे आके पढ़ लो हाफ फीस में, है ना? तो पार्टनर्स के केस में पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रश्मि मैम सिमिलरली मुझे बोल सकते हैं कि तुम घर पे यानी सीए की कोचिंग नहीं दोगे, नहीं तो इंस्टीट्यूट में बच्चे आएंगे ही नहीं। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को बोलते हैं तुम क्लिनिक नहीं खोलोगे, पार्टनर को भी तो सेम चीज है ना, पार्टनर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो वैसे तो कोई पर्सन किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, सबका राइट है इंडिया में, कोई भी पर्सन किसी भी तरह का लीगल बिजनेस कर सकता है। पर हम अपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि तुम हमारे कंपेटिटर नहीं बनोगे। पार्टनर कंपेटिटर बन जाएगा तो काम कैसे चलेगा? समझ आया ना सबको? पर मैं क्या रश्मि मैम को ये बोल सकती हूँ कि आप, क्या रश्मि मैम मुझे ये बोल सकते हैं एनी तो घर पे सीए की प्रैक्टिस भी नहीं करेगी, उससे तो उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। तो पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर सिर्फ किस टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? सेम बिजनेस। तो अगर ए और बी मिलके इकट्ठे कैफे चलाते हैं, तो वो एक दूसरे को बोल सकते हैं कि तुम और कोई कैफे नहीं ओपन करोगे। वो ये नहीं बोल सकते कि तुम शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करोगे, तुम प्रॉपर्टी का काम नहीं करोगे। पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर सिर्फ किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? सिमिलर बिजनेस के रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जो बिजनेस हम इकट्ठे मिलके कर रहे हैं ना, वो तुमने अकेले नहीं करना है, वो मेरे साथ ही करना है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा, मैं उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ। मैं रश्मि मैम को बोल सकती हूँ कि मैम मान लो आपने जॉब छोड़नी है, तो जॉब छोड़ने के 2 साल तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाओगे, या 10 किलोमीटर तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि नहीं तो आप पुराने स्टूडेंट्स को कॉल करके बोलोगे मेरे पास आ जाओ, जो रेफरेंसेस आने थे वो आपके पास चले जाएंगे आरएमएस के आने के बजाय। तो ना कि सिर्फ मैं पार्टनर्स को ड्यूरिंग पार्टनरशिप रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ, मैं आफ्टर पार्टनरशिप भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ। मैं आफ्टर पार्टनरशिप कुछ टाइम की रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती हूँ, कुछ एरिया की रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती हूँ। उनको बोल सकती हूँ कि 5 किलोमीटर तक मैम ऑफिस नहीं खोलना है, दूर आप मान लो कि आप अमेरिका शिफ्ट हो गए, आप वहां जाकर इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उन्हें बोल सकती हूँ कि 2 साल तक आपने पुराने किसी स्टूडेंट्स को कांटेक्ट नहीं करना है, उसके बाद आप कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? पर अगर मैं बोलूँ कि जिंदगी भर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ानी, पूरी दुनिया में कहीं पे भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ानी, क्या वो वैलिड होगा? मतलब कि एक्सेप्शन की एक्सेप्शन के जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या होनी चाहिए नेचर में? मान लो रश्मि मैम को का मेन जो स्किल है वही टीचिंग है, मैं उनको उनसे ही बैन करती हूँ कि तुम जिंदगी भर पढ़ा ही नहीं सकते, तो वो अपना काम कैसे चलाएंगे? तो पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। एक्सेप्शन की एक्सेप्शन की एक्सेप्शन। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े। पहला टॉपिक पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा था सेक्शन 23, उसमें एक वर्ड आया था पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को समझा, हमने कहा कोई भी चीज अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ना, वो वॉइड एब इनिशियो होती है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जो रूल्स बनाए गए हैं या इन्फर हो गए हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने,
इसके 3 एग्जांपल्स हमने किए, 3 टाइप्स में हमने समझा। हमने कहा अगर कोई भी आप अग्रीमेंट कर रहे हो मैरिज ब्रोकरेज का, अगर कोई भी इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो, अगर ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हो, अगर मोनोपली क्रिएट कर रहे हो, अगर ट्रैफिकिंग हो रही है पब्लिक ऑफिसेज की या पब्लिक टाइटल्स की। फिर जस्टिस से रिलेटेड 3 चीजें जो कि अलग अलग नाम से लिखी हुई है, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड चैम्बर्टी, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। फिर हम लोगों आए कि वॉइड अग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो इतने सारे हम लोगों ने रूल पढ़े, अगर कोई एक भी रूल पूरा नहीं होगा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। मान लो ऑफर ही वैलिड नहीं है, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। कम्युनिकेशन ही नहीं कंप्लीट हुई, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। पर एक स्पेसिफिकली लिस्ट भी गिवन है कि ये अग्रीमेंट तो हमेशा ही वॉइड है। ये लिस्ट हमें गिवन है सेक्शन नंबर 26 से लेके सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 26 कहता किसी के मैरिज के राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। सेक्शन 27 कहता कि कोई भी ट्रेड बिजनेस या प्रोफेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। सेक्शन 28 कहता किसी की लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। सेक्शन 29 अनसर्टेन अग्रीमेंट एंड सेक्शन नंबर 30 वेजरिंग अग्रीमेंट। फिर हम लोगों ने समझा सेक्शन नंबर 27 कहते किसी के बिजनेस करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, पर इसके 3 एक्सेप्शन है। गुडविल की परचेज सेल के टाइम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पार्टनर के ऊपर सेम बिजनेस की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बिजनेस रिटायरमेंट के बाद भी लगा सकते हैं, पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल नेचर के होनी चाहिए। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट के केस में भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो मान लो मैं गीतांजलि को बोलूं कि जब तक तुम मेरे पास जॉब कर रहे हो तुम किसी और इंस्टीट्यूट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे। मान लो मैं पुनिका को बोलूं कि जब तक आप काम कर रहे हो आप किसी और कंपनी का काम नहीं करोगे, तो आपके अकॉर्डिंग वो ये तो नहीं बोल सकते मैम 27 के अंदर देयर कैन नॉट बी अ वैलिड एग्रीमेंट अगर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए ट्रेड लगेगा ही नहीं, चाहे मैं रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ फिर भी एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड हो। पर जब मैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ, चाहे सेम बिजनेस है चाहे नहीं, दोनों केस में मैं रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज का टाइम परचेज किया। आप चाहते हो कि वो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें, ऐसा ना उनके दिमाग में दो दो चीजें चल रही हैं। मान लो पुनिका बोले ठीक है मैम मैं किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करूंगी बट मैं अकाउंटेंट का काम तो कर सकती हूँ। तो वो अपना यहाँ पे बेस्ट कैसे देगी अगर वो वहां पे टायर्ड होके आएगी या फिर मेरे ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे उनका काम करते रहे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो एम्प्लॉयज के केस में वाइडर स्कोप है, तुम किसी भी चीज की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो क्योंकि आपने उनका टाइम परचेज किया। पार्टनर्स के केस में आप सिर्फ सेम बिजनेस की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ध्यान में रहेगा। एक्सेप्शन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। होमवर्क है आप सबका। अब ना जो बच्चे लॉ में बहुत अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं मुझे डेली अपने आप लोगों ने क्लास के बाद क्वेश्चन चेक करवाने, बहुत सारे क्वेश्चन दिया करूंगी आज से होमवर्क के लिए। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8, 1, 4, 8, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन कल तक करके आने हैं, प्रॉपरली लिख के लाने हैं। 1, 4, 8, 9, 10 ठीक है। थैंक यू।